लास्ट टाइम तक सिर्फ इतना ही हुआ था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस किसको कहते हैं ये समझा था। मैंने बताया था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि कि उस कंप्लीट नेटवर्क को सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करने के लिए रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या हो, ठीक है, जिससे कि सर्किट में कोई चेंज ना आए। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इस डेफिनेशन को यूज करके कैलकुलेट कैसे करेंगे, तो हम बोलेंगे कि हमारे पास जो नेटवर्क है उसके अक्रॉस V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करो और देखो कि उस बैटरी से कितना करंट पास करता है। जो भी V/I का रेशियो होगा वो उस कंप्लीट नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कहलाएगा। और मैं अश्योर कर रहा हूँ, कैसा भी नेटवर्क दे दिया जाए, दुनिया का मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क, अगर तुम प्रॉपरली KCL KVL अप्लाई करते हो, सॉरी प्रॉपरली ओम्स लॉ अप्लाई करते हो, ओम्स लॉ का मतलब कि V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करो और देखो बैटरी से कितना करंट पास हो रहा है, तो तुम सिर्फ इस ओम्स लॉ से किसी भी नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर सकते हो, ठीक है। और इसके हमने एग्जांपल्स भी देखे थे और तुम ट्राई भी कर सकते हो किसी भी नेटवर्क के लिए। लेकिन अब क्वेश्चन ये है कि प्रॉब्लम ये है कि हम इस मेथड से अगर सच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो ये काफी लेंथी मेथड है, ठीक है, और टाइम टेकिंग मेथड है। तो हम लोग सोचते हैं क्यों ना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए थोड़ा और फास्ट कैलकुलेशन के लिए थोड़ा रेडीमेड मेथड, शॉर्ट हैंड मेथड डेवलप किया जाए, ठीक है। तो उसमें सबसे अच्छा जो तरीका है, हम सोचते हैं कि सबसे कॉमन टाइप के रेजिस्टर्स की कॉम्बिनेशन कैसे होते हैं। सबसे कॉमन टाइप के सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन होते हैं। तो हम ऐसा करते हैं कि एटलीस्ट सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होती है, हाँ ये पता कर ले, ताकि अगर हमारे पास कोई लंबा चौड़ा नेटवर्क है उसमें जितने भी रेजिस्टर सीरीज में है, पैरेलल में है, उनको हम डायरेक्टली इस सीरीज पैरेलल के रिजल्ट से सिंप्लीफाई कर पाए और नेटवर्क की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर पाए बिना ओम्स लॉ अप्लाई किए, ठीक है। तो सबसे पहला एक तो हो गया कि नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कैसे करना है फंडामेंटल मेथड से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन यूज करके। वो तो तुम V वोल्ट की बैटरी लगा करके बैटरी से करंट कैलकुलेट, लेकिन हम लोग किसी भी नेटवर्क को सिंप्लीफाई करने के लिए, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए, मैं तुम्हें, ऐसे तो और भी मेथड्स हो सकते हैं, लेकिन मैं तुम्हें 4 पॉइंट्स बताऊंगा और इन 4 पॉइंट्स को अगर तुम अप्लाई करोगे किसी भी कॉम्प्लिकेटेड नेटवर्क में, तो मोस्ट प्रोबेबली एटलीस्ट तुम्हारे लेवल में जितने भी रजिस्टर के नेटवर्क्स दिए जाएंगे उनको तुम इन 4 मेथड से सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, बिना ओम्स लॉ अप्लाई किए। बिल्कुल जल्दी से देखते ही तुम इन मेथड्स को अप्लाई करोगे और सर्किट को सॉल्व कर पाओगे। उसमें सबसे पहला मेथड है सीरीज कॉम्बिनेशन। सबसे पहला पॉइंट है सीरीज कॉम्बिनेशन। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब है कि हमारे पास दो रेजिस्टर्स कुछ इस तरह से सीरीज में कनेक्टेड है, जिनकी रेजिस्टेंसेस लेटेस्ट से R1 है, R2 है। ठीक है, हमें कैलकुलेट करना है कि अगर इन दोनों रेजिस्टर्स को सीरीज में जैसे कनेक्ट किया है, अगर इस तरह से ज्वाइन किया जाए, तो ज्वाइन करने के बाद इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या होगी। मतलब कि अगर इन दोनों को रिप्लेस करना हो एक सिंगल रेजिस्टर से, तो इस सिंगल रेजिस्टर की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी। कैलकुलेट करते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते हैं। कैसे कैलकुलेट करेंगे, हम बोलेंगे कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है इसमें हम V वोल्ट की बैटरी कनेक्ट करते हैं, नोन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट करते हैं, लेटेस्ट से वो नोन वोल्टेज V वोल्ट है, ठीक है। नेटवर्क तो हमारा ये है,
ठीक है, हमने बाद में ये वाला पार्ट जो है ना बैटरी वाला खुद से कनेक्ट किया जानबूझ करके। ठीक है, ठीक है, नॉन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट किया और इससे कितना करंट पास होगा कैलकुलेट करना है। ठीक है, इससे करंट कितना पास होगा कैलकुलेट करते हैं। लेटेस्ट से बैटरी से आई करंट निकल रहा है। ठीक है, तो ये करंट ही एंटर करेगा इस सीरीज में और सेम करंट R1 के अक्रॉस फ्लो करेगा, सेम करंट R2 के अक्रॉस फ्लो करेगा। ठीक है, सेम करंट R1 के अक्रॉस, सेम करंट R2 के अक्रॉस। ठीक है, तो हमें ये आई करंट कितना होगा कैलकुलेट करना है। अगर हमें ये करंट पता चल जाएगा तो हम V अपॉन आई से इस कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी बता पाएंगे। ठीक है, कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो हम सोचेंगे ये सर्किट है, करंट कैलकुलेट करना है, सर्किट को सॉल्व करना है, यानी कि केसीएल और केवीएल अप्लाई करेंगे। तो केसीएल केवीएल अप्लाई करने सबसे पहला स्टेप क्या है, पहला स्टेप है कि बैटरी से कितनी करंट निकल रही है वो कैलकुलेट करते हैं। ठीक है, मतलब आई की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। तो पहला स्टेप है केसीएल अप्लाई करना। तो केसीएल अप्लाई करने जाते हैं और केसीएल अप्लाई करने के लिए सोचेंगे इस सर्किट में तो एक ही लूप है और इस एक लूप का मतलब इसमें एक ही करंट होगा, उसमें आई करंट ऑलरेडी फ्लो कर रहा है, तो केसीएल अप्लाई करने वाला स्टेप तो ऑलरेडी एग्जीक्यूट कर दिया गया है। ठीक है, इसके बाद दूसरा स्टेप क्या है, जितने अननोन करेंट्स है उतने लूप में केवीएल अप्लाई करो। तो यहाँ पे एक ही अननोन करंट आई है, आई कैलकुलेट करना है, एक ही अननोन है तो कोई एक लूप सेलेक्ट करना है। इनफैक्ट यहाँ पे एक ही लूप भी है, एक से ज्यादा लूप है भी नहीं और एक से ज्यादा की जरूरत भी नहीं है। ठीक है, ये लूप है, इस लूप के अंदर केवीएल अप्लाई करना स्टार्ट करें। ठीक है, स्टार्ट करते हैं, किसी पॉइंट से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मान लो इस पॉइंट से स्टार्ट करें, केवीएल की इक्वेशन लिख रहा हूँ, बताओ केवीएल की इक्वेशन लिख रहा हूँ ताकि हम आई कैलकुलेट कर पाए, क्योंकि आई की वैल्यू जैसे पता चल जाएगी तो V अपॉन आई से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कॉम्बिनेशन के लिए पता चल जाएगा। आई की वैल्यू बताओ कितनी होगी, सो केसीएल अप्लाई करके बताओ क्या लिखूंगा। तो सबसे पहले कंडक्टिंग वायर, कोई ड्रॉप नहीं होगा, रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे, क्योंकि करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो ड्रॉप होगा, ड्रॉप होने के लिए माइनस लिखेंगे। ठीक है, कितना ड्रॉप होगा, आई R1 के इक्वल, आई R1। फिर आगे जाएंगे, दूसरा रेजिस्टर मिलेगा, दूसरे रेजिस्टर के अक्रॉस ट्रैवल करेंगे। ठीक है, फिर से करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल कर रहे हैं तो वोल्टेज ड्रॉप होगा, फॉल करेगा, कितना फॉल करेगा, आई R2 के इक्वल। फिर उसके बाद आगे चलते हैं, कंडक्टिंग वायर मिलता है, कोई पोटेंशियल चेंज नहीं होगा। अब फाइनली ये बैटरी मिलती है, बैटरी के नेगेटिव से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ जा रहे हैं, लोअर से हायर पोटेंशियल की तरफ जा रहे हैं, तो राइज होगा, कितना राइज होगा, +V वोल्ट। और हम स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, लूप कंप्लीट हो गया, इसको हम बोलेंगे टोटल वोल्टेज ड्रॉप 0 होना चाहिए। ठीक है, ये एक रिक्वायर्ड केवीएल की क्वेश्चन आ गई है। अब इस केवीएल की क्वेश्चन को अप्लाई करने के बाद हमें आई की वैल्यू कैलकुलेट करनी थी और वो इस क्वेश्चन से पता चल जाएगी जैसे ही तुम इसको सिंप्लीफाई करोगे। अब मैं इसका एक स्टेप स्किप कर रहा हूँ, ये आई की वैल्यू v उधर जाएगा तो तुम लिखोगे v इक्वल्स आई R1 प्लस R2 और आई की वैल्यू आ जाएगी v अपॉन R1 प्लस R2। ठीक है, ओके। तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब है v अपॉन आई। तो हम क्या करते हैं, ये जो R1 प्लस R2 इसको इधर ले जाते हैं, आई को इधर ले आते हैं, तो v अपॉन आई। ठीक है, और ये और कुछ नहीं होगा, ये कहलाएगा इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट, और वो तुम देख सकते हो खुद से, वो इन दोनों की इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस की सम के इक्वल होगा। ठीक है,
तो हमारे पास दो रेजिस्टर्स हैं और उनको हम सीरीज में कनेक्ट कर देते हैं। कॉमन इंट्यूशन कहता है कि अगर सीरीज में कनेक्ट करेंगे तो सीरीज में कनेक्ट करने की वजह से जो करंट इन रेजिस्टर्स के अक्रॉस ट्रैवल करेगा उनको ऑब्वियसली ज्यादा ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर होगी, ठीक, क्योंकि वो ज्यादा आयन के मेश के अक्रॉस पास करेंगे। ठीक है, तो रेजिस्टेंस सीरीज में कनेक्ट करने के बाद ऐड होनी चाहिए थी। ठीक है, तो ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन अप्लाई करके भी सेम रिजल्ट हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के लिए मिल रहा है। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सीरीज कॉम्बिनेशन में R1 प्लस R2 के इक्वल हो। ठीक है, अब इसके बाद पहले तो हमने ये डिराइव कर लिया डेफिनेशन से, अब हमें कहीं पर भी दो रेजिस्टर सीरीज में मिले तो उसके लिए उन दोनों को रिप्लेस कर सकते हैं एक रेजिस्टर से जिसकी रेजिस्टेंस R1 प्लस R2 के इक्वल हो। ठीक है, और मैंने यहाँ पे सिर्फ दो रेजिस्टर्स आसानी के लिए लगाए हैं, लेकिन अगर दो की जगह 3 होते, 4 होते, 10 होते तो बिल्कुल सेम रिजल्ट R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 इस तरह से ऐड होता जाता है। ठीक है, वो मैं अलग से लिख नहीं रहा हूँ, लेकिन यहाँ से अंडरस्टूड होना चाहिए कि ये सेम रिजल्ट दो से ज्यादा रेजिस्टर्स के लिए भी ऐसे ही एप्लीकेबल होगा। ठीक है, ठीक है, तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना तो पहला काम था, लेकिन इसके बाद इसके बाद दूसरा काम है हाँ ठीक है, ये रिजल्ट मैंने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का निकाल लिया, लेकिन मैं अब इसको थोड़ा दूसरे पेज में ड्रॉ करता हूँ जिसमें सीरीज कॉम्बिनेशन से सारे पॉइंट सीरीज कॉम्बिनेशन के सारे पॉइंट्स इस पेज में आ जाए। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन कहते किसको, कैसे पता चलेगा कि दोनों रेजिस्टर सीरीज कॉम्बिनेशन में है या नहीं। जब तक पता नहीं है तब तक अप्लाई रिजल्ट कैसे अप्लाई करोगे। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन में होने के लिए हम बोलेंगे कैसे पता चलेगा, मतलब तुम्हें दो रेजिस्टर नेटवर्क में कनेक्ट करके दे दिए, तुम्हें देख करके बताना है कि वो सीरीज में है या नहीं। तो सीरीज में होने का मतलब है कि दोनों का एक टर्मिनल जो है ना वो किसी कॉमन पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, और बाकी दोनों जो है ना अलग अलग पोटेंशियल, ये वाला अलग अलग पोटेंशियल पर होगा। ठीक है, और इसी तरह से कनेक्टेड होगा कि दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस बिल्कुल सेम करंट पास कर रहा हो। ठीक है, तब जाकर के ये कॉम्बिनेशन सीरीज कॉम्बिनेशन कहलाएगा। अपनी मर्जी से किसी भी रेजिस्टर को सीरीज में नहीं मानना है, तुम्हें पहले चेक करना पड़ेगा सीरीज में है या नहीं। ठीक है, अगर सीरीज में है तो हमेशा ही दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस बिल्कुल सेम करंट पास करेगा। ठीक है, ओके, ठीक है, अब सेम करंट पास करेगा तो क्वेश्चन उठता है कि वो मान लो इससे वो आई करंट पास कर रहे हैं। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन की हम कंडीशन लिखते हैं कि सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होता है। कि अगर करंट सेम होता है लेकिन दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो वोल्टेज है ना वो डिफरेंट होता है। वोल्टेज डिफरेंट होता है, तो पहले वाले रेजिस्टर्स के अक्रॉस लेट अस से वोल्टेज कुछ और दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज V2 है, ये मान लेते हैं V1 है और ये मान लेते हैं V2। ठीक है, तो अगर सीरीज कॉम्बिनेशन है तो 100% दोनों के अक्रॉस करंट सेम रहेगा, लेकिन दोनों के अक्रॉस वोल्टेज अलग अलग होगा। ठीक है, वोल्टेज डिफरेंट। ठीक, अगर वोल्टेज डिफरेंट होगा तो वोल्टेज दोनों में किस तरह से डिवाइड होगा, तो ओम्स लॉ से हम लिखेंगे। इस बार हम सिर्फ पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं। पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करके क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे V1 इक्वल्स I R1। ठीक है, और दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा,
V2 इक्वल्स I R2। गलत कह रहा हूँ? क्योंकि दोनों में करंट बिल्कुल सेम है, तो इन दोनों वोल्टेजेस का अगर हम रेशियो लेंगे तो तुम चेक कर सकते हो रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेजेस का जो रेशियो होगा वो उनके रेजिस्टर्स की रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इक्वल होगा। ठीक है, तो जब भी रेजिस्टर सीरीज में कनेक्ट किए जाते हैं उनमें करंट तो सेम होता है लेकिन वोल्टेज सेम नहीं होता है। वोल्टेज अगर अलग अलग होता है तो वोल्टेज का रेशियो क्या होता है, वोल्टेज दोनों रेजिस्टर्स पे कैसे डिवाइड होता है, वोल्टेज हमेशा उनकी रेजिस्टेंस की रेशियो में ही डिवाइड होगा। ठीक है, तो सीरीज कॉम्बिनेशन से रिलेटेड 2 पॉइंट समझने थे। एक तो सबसे पहले कि अगर सीरीज कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंस कनेक्ट किए गए हैं तो उनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस होगी कितनी, वो तो R1 प्लस R2 होगी, अगर 2 से ज्यादा है तो सबको ऐड कर देंगे। दूसरा पॉइंट है कि सीरीज कॉम्बिनेशन करंट और वोल्टेज का क्या स्टेटस होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में करंट सेम होती है, वोल्टेज डिवाइड होता है किस रेशियो में, रेजिस्टेंस की रेजिस्टेंसेस के रेशियो में। ठीक है, ये इसको मैं थोड़ा सा एक एग्जांपल से थोड़ा और इल्यूमिनेट कर देता हूँ अगर, और दूसरा इसका रिजल्ट भी यहीं पर लिख देते हैं। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 प्लस R2 वो हमने ओम्स लॉ से डिराइव कर लिया है पिछले स्लाइड में, और वोल्टेजेस का जो रेशियो है वो R1 अपॉन R2 के इक्वल होगा। इस पॉइंट का मतलब क्या है तो उसको मैं चलो एक प्रैक्टिकल एग्जांपल से समझा। मान लो हमारे पास 2 रेजिस्टर है, मान लो सर्किट दिया गया है। ठीक है, सर्किट मान लो बड़ा सर्किट है। ठीक है, और मान लो यहाँ पे 30 वोल्ट है और यहाँ पे मान लो यहाँ पे कोई भी दूसरी बैटरी मान लो जैसे 10 वोल्ट है और यहाँ पे और भी रेजिस्टर है, लेकिन हम अभी उस पार्ट के बारे में वरीड नहीं, इधर वाले पार्ट के बारे में बॉदर्ड नहीं। लेट अस से ये जो रेजिस्टर्स हैं वो लेट अस से ये 2 ओम है, ये 1 ओम है, और ये 1 ओम है, ये 1 ओम है। ठीक है, ऐसा कोई सर्किट दे दिया गया है। ठीक है, तो मान लो क्वेश्चन में तुम्हें इन दोनों रेजिस्टर्स के बारे में पूछा जाए। ठीक है, तुम्हें पूछा जाए कि ये बताओ कि 1 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज होगा, 1 ओम के अक्रॉस कितना वोल्टेज ड्रॉप होगा। ठीक है, यहाँ से यहाँ तक ट्रैवल करेंगे तो कितना ड्रॉप होगा। तो पहले के मेथड से तो सर्किट सॉल्विंग की जो प्रीवियस नॉलेज है उसको यूज करके तो तुम यही बोलते कि अच्छा 1 ओम के अक्रॉस मुझे ड्रॉप देखना है, तो ड्रॉप देखने के लिए ऐसा करना चाहिए कि 1 ओम के अक्रॉस ट्रैवल करना चाहिए, और ट्रैवल करने में पोटेंशियल कितना चेंज होगा पता करते हैं, है ना। तो ट्रैवल कर के पोटेंशियल चेंज तभी बता सकते हैं जब करंट हमें पता होगा। तो सबसे पहले तुम केसीएल केवीएल अप्लाई करके पहले करंट हर ब्रांच में निकालते हो, और करंट पता चल गया तो किसी भी एलिमेंट के अक्रॉस वोल्टेज निकाल सकते हैं। तो 1 ओम के अक्रॉस भी वोल्टेज की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन दूसरा तरीका है कि हम सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, हम देख करके ही बता सकते हैं कि यहाँ पर 2 ओम और 1 ओम सीरीज कॉम्बिनेशन में है, और क्योंकि ये सीरीज कॉम्बिनेशन में है और इनके अक्रॉस ये सीरीज कॉम्बिनेशन में, और इनके अक्रॉस टोटल वोल्टेज ड्रॉप मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक इन दोनों पॉइंट्स के बीच में तो हमें वोल्टेज ऑलरेडी गिवन है, वो 30 वोल्ट है। ठीक है, इन दोनों रेजिस्टर के अक्रॉस कंबाइन करके हमें पता है कि वोल्टेज 30 वोल्ट है। तो ये 30 वोल्ट टोटल वोल्टेज 30 है, तो ये 30 वोल्ट 2 ओम और 1 ओम में कैसे डिवाइड होगा। तो सीरीज कॉम्बिनेशन का रूल कहता है कि वोल्टेज हमेशा रेजिस्टेंस की के रेशियो में डिवाइड होता है। यहाँ से यहाँ तक जाने में 30 वोल्ट फॉल करना है, तो जो वोल्टेज पहले के अक्रॉस और दूसरे के अक्रॉस ड्रॉप होगा वो रेजिस्टेंस की रेशियो में होगा। यहाँ पर रेजिस्टेंस का रेशियो क्या है, 2:1 है, तो हम 30 को 2:1 में डिवाइड करेंगे, और 30 को 2:1 में डिवाइड करने का मतलब क्या है, मतलब है 20 वोल्ट और 10 वोल्ट। इसका मतलब पहले रेजिस्टर के अक्रॉस 20 वोल्ट, करंट हमने कैलकुलेट भी नहीं किया, जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली हम बता सकते हैं 2 ओम के अक्रॉस 20 वोल्ट ड्रॉप होगा,
और 1 ओम के अक्रॉस 10 वोल्ट होगा। ठीक है, मान लो ये 30 नहीं होता, 15 होता, 15 वोल्ट, तब भी 2:1 के रेशियो में। अब 2:1 का मतलब पहले वाले के अक्रॉस 10 वोल्ट, दूसरे के अक्रॉस 5 वोल्ट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और ऐसा होना भी चाहिए ना, क्यों? सीरीज कॉम्बिनेशन में जो वोल्टेजेस का रेशियो है वो रेजिस्टर्स के रेशियो में डिवाइड होता है। क्यों? इसलिए रेजिस्टर्स के रेशियो में डिवाइड होता है क्योंकि ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी रेजिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज आई आर के इक्वल होता है। ठीक, करंट टाइम्स रेजिस्टेंस के इक्वल होता है। क्योंकि सीरीज में करंट तो सेम ही है, तो जो वोल्टेज का जो रेशियो होगा ना वो रेजिस्टेंस के रेशियो में, जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसका वोल्टेज भी ज्यादा होगा, जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका वोल्टेज, उसके पास वोल्टेज भी कम ड्रॉप करेगा। ये पॉइंट क्लियर है सबको? यहाँ तक, यहाँ तक किसी को भी कोई डाउट है? ओके, ठीक है। अब इसी तरह से जल्दी से मैं चाहता हूँ दूसरा केस जो है ना उसमें तुम मेरी हेल्प करो। दूसरा केस क्या है? दूसरा मोस्ट पॉपुलर कॉम्बिनेशन होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और सबसे पहले समझना है कि पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते किसको हैं, कब रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। ठीक है, तो जो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन है वो कहलाता है पैरेलल कॉम्बिनेशन। और पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है, ठीक है, ठीक है, तो ये रेजिस्टर R1 है, ये रेजिस्टर R2 है, और इस बार दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करिए। पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब है दोनों रेजिस्टर का पहला एंड सेम पोटेंशियल पर, दोनों रेजिस्टर्स का दूसरा एंड सेम पोटेंशियल पर। ये सीरीज का मतलब होता था कि दोनों रेजिस्टर के का एक एंड तो कॉमन होता था, लेकिन बाकी जो बचा हुआ एंड है वो अलग अलग पोटेंशियल पर होता था सीरीज कॉम्बिनेशन के केस में। ठीक है, लेकिन पैरेलल कॉम्बिनेशन का मतलब दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे, तभी दो रेजिस्टर्स पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहलाएंगे। पहचान लोगे हमेशा रेजिस्टर्स पैरेलल में है या नहीं? बोलो कॉन्फिडेंस से कि अगर रेजिस्टर्स सर्किट में, मान लो रेजिस्टर्स के बारे में पूछा जाएगा कि बताओ ये दोनों रेजिस्टर अपने सर्किट में वो पैरेलल में है या नहीं, ये देख के बता लोगे ना। बस यही चेक करना है कि दोनों के अक्रॉस, तुम्हें बस इतना ही चेक करना है कि दोनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस पोटेंशियल जो है ना, पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस बिल्कुल सेम हो। ऑल राइट, नेक्स्ट। हाँ, ठीक है। अब क्वेश्चन उठता है कि अगर हमें इस कॉम्बिनेशन को हटाना है और इसकी जगह एक रेजिस्टर लगाना है तो उसकी रेजिस्टेंस कितनी होगी? ओम्स लॉ कहता है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालनी है अगर, तो V वोल्ट की बैटरी लगाओ और देखो कितना करंट पास हो रहा है। तो हमें नेटवर्क तो बस यही दिया गया था, हम अलग से, ठीक, खुद से अपने घर से एक बैटरी लाते हैं, नॉन वोल्टेज की बैटरी लाते हैं और इस सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट कर देते हैं। ठीक है, सर्किट के अक्रॉस कनेक्ट कर दिया गया, नॉन वोल्टेज की बैटरी कनेक्ट कर दिया। ठीक है, जैसे ही बैटरी कनेक्ट करेंगे, बैटरी क्या करेगी, जितने भी रेजिस्टर्स हैं उनमें कुछ ना कुछ बैटरी पहले फील्ड सेटअप करती है और फील्ड की वजह से हर ब्रांच में कुछ ना कुछ करंट आ जाता है। तो इस सर्किट में कुछ ना कुछ करंट सेटअप हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से करंट पास करेगा। ठीक है, और हमें पता लगाना है कि इस बैटरी से कितना टोटल करंट पास, अगर आई की वैल्यू पता कर लेंगे, मतलब बैटरी वाली ब्रांच से कितना करंट पास कर रहा है अगर हम पता कर लेंगे, तो हमें कॉम्बिनेशन के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू भी पता चल जाएगी। ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम आई की वैल्यू पता करते हैं। आई का मतलब है कि बैटरी वाले ब्रांच में से कितना करंट पास कर रहा है पता करते हैं। तो सर्किट के किसी भी ब्रांच में करंट पता करने का मतलब सर्किट सॉल्व करना है। कैसे सॉल्व करें? केसीएल की वजह से। सबसे पहला स्टेप केसीएल अप्लाई करते हैं।
तो प्रॉपर तरीका तो यही होता, मतलब जैसे हम करते हैं, पहले हम यहाँ पर आई करंट मानेंगे, इसमें से कुछ इसको आई डैश मान लेते हैं, इसमें से आई माइनस आई डैश मान लेते हैं, फिर इसको सॉल्व करके आई की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, और आई की वैल्यू पता चल गई तो वी अपॉन आई से इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू पता चल गई, ठीक है। लेकिन मैं कह रहा हूँ कि ठीक है, केसीएल तुम ऐसे भी अप्लाई कर सकते हो, लेकिन मैं थोड़ी सिंप्लिसिटी के लिए और थोड़ा मतलब जो अननोन्स में अज्यूम कर रहा हूँ वो थोड़ा सिस्टमैटिक लगे, ऑर्गेनाइज लगे, इसलिए मैं केसीएल थोड़ा दूसरी तरीके से अप्लाई कर रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि लेट अस अज्यूम, केसीएल का मतलब वो तुम्हारे ऊपर है कैसे अप्लाई करते हो। केसीएल का मतलब बस इतना है कि हर ब्रांच में तुम करंट अज्यूम करो, ठीक है, केसीएल रूल को फॉलो करते हुए, ठीक है। अब हर ब्रांच में कितना करंट, क्या क्या करंट अज्यूम कर रहे हो, क्या क्या सिंबल यूज कर रहे हो, वो तुम्हारे हाथ में है। तो मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं, ये जो R1 करंट है ना, उसमें ऐसा मान लेते हैं, लेट अस अज्यूम पहले वाले R1 करंट में जो R1 रेजिस्टर में जो करंट है वो I1 है, और R2 के अक्रॉस जो करंट है वो I2 है, ठीक है। तो केसीएल से हम बोलेंगे कि जो बैटरी के अक्रॉस करंट होगी ना, वो कितनी होगी पता है, कितनी होगी? वो I1 प्लस I2 होगी। तुम चेक करो, मैंने सारे ब्रांचेस में करंट एज्यूम कर लिया, ये दोनों कंबाइन होके यहाँ से I1 प्लस I2 हो जाएंगे, और वो फिर बैटरी में एंटर कर जाएंगे। चेक कर लो, सही है, पहला स्टेप कंप्लीट। हाँ, अब लेकिन तुम देख सकते हो इस बार ना हमारी सर्किट में दो अननोन है, ठीक है। दो अननोन का मतलब है कि हमें दो लूप्स में केसीएल केवीएल अप्लाई करना पड़े, तभी हम I1 I2 दोनों की वैल्यू पता लगा पाएंगे। I1 I2 पता चलेगा तभी हमें टोटल करंट पता चलेगा, ठीक है। तो अप्लाई करना, केवीएल अप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लूप वन के अक्रॉस केवीएल। लूप वन कौन सा है हमारा? लूप वन कौन सा है हमारा? ये आउटर लूप, लेटेस्ट है, ये जो आउटर लूप है इसको हम लूप वन मान लेते हैं। ठीक, तुम कोई भी दो लूप सेलेक्ट कर सकते हो, सब में सेम रिजल्ट आना है। ये लूप वन है। लूप वन के अक्रॉस बताओ, ठीक है। तो चलना स्टार्ट करते हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक रेजिस्टर आएगा, और करंट की डायरेक्शन में ट्रैवल करते हैं, तो फॉल होगा -I/R1। चेक करते जाओ, चेक करते जाओ, -I/R1, ठीक है। हाँ, थैंक यू थैंक यू थैंक यू, -I1/R1, थैंक यू वेरी मच। उसके बाद फिर आगे चलते हैं, कंडक्टिंग वायर है, कोई ड्रॉप नहीं होगा, बैटरी मिलेगी, राइज होगा, कितना राइज होगा? R2 क्यों लिख रहा हूँ मैं, सॉरी। एनीवे ये सब मैं जानबूझ के कर रहा हूँ ताकि मैं तुम्हारी अटेंटिवनेस चेक कर पाऊँ। प्लस, अब राइज होगा, प्लस V इक्वल 0, सही लिखा है, ठीक है। तो पहली इक्वेशन जैसे ही लिखते हो, अच्छा ये इक्वेशन इतनी अच्छी है कि इसमें तुम्हें इस इक्वेशन में एक ही अननोन आ रहा है, तो I1 की वैल्यू तो पहले ही पता चल गई, लेकिन सर्किट सॉल्व करने के लिए हमें दो अननोन्स चाहिए, दोनों अननोन्स सॉल्व करने पड़ेंगे। हमें सिर्फ I1 की वैल्यू पता चाहिए, और वो और कुछ नहीं, V अपॉन R1 की इक्वल आएगी, V अपॉन R1, ठीक है। उसके बाद लूप 2 में चलते हैं, और लूप 2 कैसे सिलेक्ट कर सकते हैं? तुम्हारे पास दो ऑप्शन है, या तो तुम ऐसा करो ये वाला लूप ले लो, क्योंकि आउटर लूप तो, या दूसरा ऑप्शन है कि ये अब नीचे वाला ब्रांच, ये वाला लूप सेलेक्ट कर लो। कोई भी लूप सेलेक्ट करोगे सेम रिजल्ट आएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं, इस बार क्या लिखेंगे? लूप लूप 2 के लिए केवीएल की इक्वेशन बताओ। वो -I2/R2, जैसे हम रेजिस्टर के क्रॉस ट्रैवल करेंगे तो फॉल होगा I2/R2। अब उसके बाद और कोई एलिमेंट ही नहीं है, अगली बैटरी है, लेकिन बैटरी के क्रॉस अपने लूप के अकॉर्डिंग राइज होगा,
प्लस वी इक्वल 0, और सॉल्व करने से पता चलेगा I2 की वैल्यू कितनी आ रही है, V अपॉन R2। जैसे ही तुम्हें I1 और I2 की वैल्यू पता चल गई, तो हम टोटल, क्योंकि टोटल करंट ही हमें कैलकुलेट करना था, और V अपॉन टोटल करंट यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हुई। ठीक है, तो हम लिखेंगे इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी, वो V अपॉन टोटल करंट I टोटल। लेकिन I टोटल का मतलब क्या है हमारी सर्किट में, I1 प्लस I2, और I1 I2 की वैल्यू कितनी है, इसको यहाँ पर सब्स्टिट्यूट कर लो, V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2। तो हम सोचते हैं कि क्यों ना ऐसा करें कि ये वाला जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है ना, यहाँ से भी आंसर आ जाएगा। ये वाला जो कंप्लीट एक्सप्रेशन है, इसको हम इधर ले जाते हैं, और ये जो आर इक्विवेलेंट है इसको इधर ले जाते हैं। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से हमारे पास जो एक्सप्रेशन आएगा वो कुछ, इसको यहाँ से ना मैं यहाँ लिखता हूँ क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से जो हमारे पास रिजल्ट आएगा वो कुछ ऐसा आएगा, V अपॉन, मैं राइट हैंड साइड पहले लिख रहा हूँ, V अपॉन आर इक्विवेलेंट, चेक करो, ये इक्वल होगा V अपॉन R1 प्लस V अपॉन R2, यही आएगा ना। तो ये है 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट, इसकी वैल्यू आ रही है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, और यही तुम्हारी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। इसमें किसी को प्रॉब्लम है कि मैं कुछ नया नहीं कर रहा हूँ, जो भी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की डेफिनेशन है उसी को अप्लाई कर रहा हूँ। पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए अप्लाई किया तो पता चला कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल में कनेक्टेड होते हैं तो उनके लिए जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 से निकालते हैं। ठीक है, और ये जो 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 है, ये R इक्विवेलेंट के इनवर्स के इक्वल होगी। ठीक है, फिर से याद दिला दूं कि यहाँ पर हमने सिर्फ 2 रेजिस्टर के लिए रिजल्ट कैलकुलेट किया है, लेकिन अगर तुम यहाँ पर हमने 2 रेजिस्टर्स के लिए रिजल्ट डिराइव किया है, लेकिन अगर तुम 2 से ज़्यादा भी रेजिस्टर्स के लिए इस तरह से ओम्स लॉ अप्लाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करते तो बिल्कुल ऐसा ही, बिल्कुल सेम रिजल्ट आता, बिल्कुल सिमिलर रिजल्ट आता। वहाँ पर बस जैसे यहाँ पर 2 रेजिस्टर्स हैं, अगर 3 होते 4 होते तो वहाँ पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू हम लिखते 1 अपॉन आर इक्विवेलेंट इक्वल्स 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2 प्लस 1 अपॉन R3 R4, ये एक्सटेंड कर जाता। ठीक है, तुम चाहो तो इसमें 3 रजिस्टर लगा करके बिल्कुल यही सारे स्टेप फॉलो करके सेम रिजल्ट तुम निकाल सकते हो। ठीक है, तो वो ऐसी चीज है जिसमें कि मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ, इसीलिए 2 के लिए कर दिया, अब समझ जाओगी हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद हम आगे चलते हैं कि हाँ, अब थोड़ा इसके बारे में और थोड़ा ठीक है, तो सारे पैरेलल कॉम्बिनेशन से रिलेटेड सारे पॉइंट्स एक स्लाइड में लिखने की कोशिश करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट था कि कैसे पहचानेंगे पैरेलल कॉम्बिनेशन में, ऐसे पहचानेंगे कि दोनों के जो दोनों का एक एंड सेम पोटेंशियल पर, दूसरा एंड भी दूसरे पोटेंशियल पर। ठीक है, मतलब दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे। ठीक है, और अगर दोनों सेम पोटेंशियल डिफरेंस के अक्रॉस कनेक्टेड होंगे, इसका मतलब है कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा, दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम होगा। लेकिन दोनों के अक्रॉस करंट सेम होगा क्या?
करंट तो अलग अलग होगा, पोटेंशियल डिफरेंस तो सेम होगा, इन दोनों के अक्रॉस कुछ ना कुछ सेम कॉमन पोटेंशियल, जितना R1 के अक्रॉस पोटेंशियल है उतना ही R2 के अक्रॉस पोटेंशियल आएगा जब भी दोनों रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्ट किए जाएंगे तो, ठीक है। लेकिन करंट अलग अलग होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि यहाँ पर V सेम है, ठीक है, V सेम है, ठीक है, लेकिन करंट डिफरेंट है, ठीक है, करंट डिफरेंट है। तो अगर करंट डिफरेंट है तो करंट कैसे डिफरेंट है, कितना कितना है, दोनों ब्रांचेस में करंट कितना कितना है, तो कैलकुलेट करने की कोशिश करते हैं। तो हम बोलेंगे एक काम करते हैं, दोनों इंडिविजुअल रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। सबसे पहले ऊपर वाले रेजिस्टर के अक्रॉस ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, ठीक है। मान लो क्योंकि दोनों रेजिस्टर्स एक कॉमन पोटेंशियल पर है, तो उस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कुछ भी एज्यूम कर लेते हैं, वो मान लो V है, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे कि सिर्फ पहले वाले रेजिस्टर के ऊपर ओम्स लॉ अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखेंगे कि पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस ड्रॉप कितना होगा, वो I1 R1 की इक्वल होगा और I1 R1 V के इक्वल होगा। और ये इक्वेशन अभी पिछले स्लाइड में भी हम बिल्कुल इसी तरह से लिख चुके हैं, I1 R1, ठीक है। उसके बाद दूसरे रेजिस्टर के लिए हम ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं। हम बोलेंगे अब तुम इस दूसरे रेजिस्टर को देखो, इसमें करंट I2 है, रेजिस्टेंस R2 है। मैं पूछ रहा हूँ कि इसके क्रॉस ड्रॉप कितना है, तो रेजिस्टर के क्रॉस ड्रॉप करंट टाइम्स रेजिस्टेंस I2 R2 के इक्वल होगा, लेकिन ये भी V के इक्वल होगा, ठीक है। जितना भी ड्रॉप पहले वाले रेजिस्टर के अक्रॉस, उतना ही बिल्कुल उतना ही ड्रॉप 100% दूसरे वाले रेजिस्टर के अक्रॉस होना ही है, क्योंकि दोनों कनेक्ट ही किए गए हैं इस तरह से कि दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस सेम है, ठीक है। तो अगर V दोनों में इस बार V सेम है, I डिफरेंट है, तो I का रेशियो कितना होगा, तो इसको हम लिखते हैं कि I1 अपॉन I2 इक्वल्स क्या, I1 अपॉन I2 कितना होगा, इस बार डिवाइड करके बताओ क्या होगा। R2 अपॉन R1, और ये कहलाता है करंट डिवीजन रूल, और ये बहुत ही पॉपुलर रिजल्ट है। तो अगर दो रेजिस्टर्स पैरेलल में कनेक्टेड हैं, तो उनके अक्रॉस जो करंट है ना, इस रिजल्ट को तुम देख करके कह सकते हो कि इस बार जो करंट है ना, वो रेजिस्टेंस के रेशियो में नहीं है, रेजिस्टेंस के रेशियो में नहीं, रेजिस्टेंस के इनवर्स रेशियो में है। I1 अपॉन I2 वो R2 अपॉन R1 के इक्वल है, ठीक है, जिसका मतलब यहाँ पे जो करंट है ना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस है, ठीक है। और इस रिजल्ट को याद रखने के लिए ज्यादा आसान तरीका है कि इसी को ना, इन दोनों को इक्वेट कर दो, तो ज्यादा अच्छा तरीका याद रखने में ये आसान होता है। I1 R1, क्योंकि दोनों एक ही साइड सेम कोफिशिएंट है, ये इक्वल होता है I2 R2 के लिए हमेशा, अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो, ठीक है। अब ये रिजल्ट क्या कहता है, ये थोड़ा सा इस पर एक बार थोड़ा एग्जांपल से समझ लेते हैं। रिजल्ट कहता है, मान लो दो रेजिस्टर पैरेलल में गए, ठीक है। पहले की रेजिस्टेंस मान लो 1 ओम है और दूसरे की 2 ओम है, ठीक है। यहाँ से करंट 30 एम्पियर आया, ठीक है। तो इस करंट का कुछ पार्ट पहले में जाएगा, कुछ पार्ट दूसरे में जाएगा, ठीक। तो एक तरीका है कि तुम प्रॉपरली सर्किट को सॉल्व करके करंट पता लगा लो। दूसरा तरीका है कि सर्किट को सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, यहाँ पे अगर तुमने करंट कैलकुलेट कर लिया कि 30 एम्पियर आ गया, ठीक है, तो हम बोलेंगे क्योंकि 1 ओम और 2 ओम पैरेलल कॉम्बिनेशन में कनेक्टेड है, और पैरेलल कॉम्बिनेशन में जब भी रेजिस्टर्स कनेक्टेड होते हैं, तो उनके अक्रॉस जो करंट है वो रेजिस्टर्स के रेशियो में नहीं डिवाइड होता है, रेजिस्टर्स के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। यहाँ पे रेजिस्टर्स का रेशियो क्या है, यहाँ पे रेजिस्टर्स का रेशियो क्या है, इन दोनों रेजिस्टर्स का रेशियो क्या है, 1:2 है। अगर रेजिस्टर्स का रेशियो 1:2 है, तो जो करंट है ना, वो 2:1 में डिवाइड होगा, और 2:1 में डिवाइड होने का मतलब है 30 को 2:1 में डिवाइड करें, 20 एम्पेयर ऊपर और 10 एम्पेयर नीचे, ठीक है। पहला
कॉमन सेंस के अकॉर्डिंग भी ये तुम्हें समझ में आना चाहिए कि ऑब्वियसली क्योंकि यहाँ पे करंट फ्लो कर रहा है, तो जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसमें से ज्यादा करंट फ्लो करेगा, क्योंकि उसमें से करंट को फ्लो करना आसान है। जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें से कम करंट फ्लो करेगा। तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो करंट है ना, वो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। इनवर्स रेशियो का मतलब है कि जो ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें कम करंट, और जो कम रेजिस्टेंस है उसमें ज्यादा करंट पास करेगा। ठीक है। दूसरा, ओम्स लॉ से कह सकते हैं। अच्छा, वहां पे वोल्टेज, पहले सीरीज कॉम्बिनेशन जब लगाया था ना, तो यहाँ पे वोल्टेज डिवाइड हो रहा था, इसमें V1 आया था, V2 आया था। और वोल्टेज, ओम्स लॉ कहता है कि वोल्टेज IR के इक्वल होता है, क्योंकि करंट दोनों में सेम है, तो वोल्टेज तो रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा है उसमें वोल्टेज भी ज्यादा होगा, रेजिस्टेंस कम है तो वोल्टेज कम होगा। ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन के लिए। अच्छा, इसको तुम हमेशा के लिए रूल नहीं बना लोगे। किसी भी सर्किट में जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा देखा उसके लिए बोल दिया कि वोल्टेज, ऐसा नहीं बोल रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ कि अगर हम 2 रेजिस्टर्स है, 3 रेजिस्टर है, अगर रेजिस्टर सीरीज में लगे हुए हैं तब की बात कर रहा हूँ, क्योंकि वोल्टेज तो करंट और रेजिस्टेंस दोनों पर डिपेंड करता है। ठीक है, तो डायरेक्टली सिर्फ रेजिस्टेंस को देख करके हम नहीं कह सकते कि उसमें वोल्टेज ज्यादा हो या कम। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्टेड है रेजिस्टेंस, तब के लिए कह रहा हूँ कि अगर सीरीज में कनेक्टेड है तो करंट सेम होना ही है, क्योंकि करंट सेम होना ही है, तो हमेशा ही रेजिस्टेंस के अक्रॉस जो वोल्टेज ड्रॉप्स है वो रेजिस्टेंसेस के रेशियो में होगा। जो रेजिस्टेंस का रेशियो वही वोल्टेज का रेशियो। लेकिन अगर पैरेलल में कनेक्टेड है, ठीक है, पैरेलल में कनेक्टेड है, तो ओम्स लॉ क्या कहता है, वोल्टेज जो है ना वो IR के इक्वल होता है। अब वोल्टेज तो दोनों के क्रॉस कॉमन है, तो करंट और, या इस तरह से सोचो, करंट जो है ना वो V/R के इक्वल होता है किसी भी रेजिस्टर के क्रॉस। तो क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में दोनों रेजिस्टर्स के क्रॉस वोल्टेज तो सेम ही होना है, तो जो करंट है ना वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R होगा। जिसका मतलब है कि जिसकी रेजिस्टेंस ज्यादा होगी उसमें करंट कम होगा, और जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी उसका करंट ज्यादा होगा। इनफैक्ट पैरेलल वाले रेजिस्टर्स के अक्रॉस इनका जो प्रोडक्ट है ना IR, वो कांस्टेंट होगा। प्रोडक्ट कांस्टेंट इसीलिए होगा क्योंकि वोल्टेज सेम है पैरेलल कॉम्बिनेशन। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? किसी को कोई प्रॉब्लम? ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन के लिए पहला रिजल्ट तो यही है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू। ठीक है, तो इक्विवेलेंट की रेजिस्टेंस की वैल्यू वो पिछली स्लाइड में हमने डिराइव किया, तो तुमने अपनी आंखों के सामने डिराइव होता देखा भी। ऐसा तुम नहीं बोल सकते हो कि मैंने तुम्हें रटा दिया है। कि हमेशा पैरेलल में ये फॉर्मूला देखो और इसको अप्लाई करते जाओ। ठीक है, तुमने खुद से ये जो रिजल्ट है ये डिराइव किया है। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कुछ इस तरह से, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल कॉम्बिनेशन में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का जो इनवर्स है वो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस के इनवर्स के सम की इक्वल है। ठीक है, दूसरा पॉइंट पैरेलल कॉम्बिनेशन से ये है कि अगर रेजिस्टेंस पैरेलल अगर रेजिस्टर्स पैरेलल फैशन में कनेक्टेड रहते हैं, तो कनेक्टेड पैरेलल कॉम्बिनेशन में उन रेजिस्टर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम होता है, करंट डिवाइड होता है। करंट किस रेशियो में डिवाइड होता है? वो रेजिस्टेंसेस के इनवर्स रेशियो में डिवाइड होता है। ठीक है, तो चलो एक काम करो, तुम मुझे एक क्वेश्चन सॉल्व करके ही बता दो। चलो एक और क्वेश्चन छोटा सा दे देता हूँ, थोड़ा प्रैक्टिस हो जाए और थोड़ा फेमिलियर भी हो जाए इन दोनों रूल्स से। ठीक है, तो हमारे पास कुछ इस तरह का सर्किट है। मान लो यहाँ से 100 एम्पेयर करंट पास हो रहा है। ठीक है, और ये मान लो 2 ओम है। ठीक है, और 4 है, मान लो ये 4 ओम है। ठीक है, और ये है 16 ओम, उसका 4 टाइम्स है। अब पूछा जा रहा है दोनों रेजिस्टर्स में करंट कितना कितना होगा। तो सबसे पहले बताओ 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा, और
16 ओम के अक्रॉस कितना करंट होगा? गुड 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 गुड, ठीक है। तो हम बोलेंगे यहाँ पर, वेरी गुड, रेजिस्टेंस का जो रेशियो है 4/16 है, यानी कि 1/16। तो रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1/4 है, सॉरी 1/4 है, ठीक है। रेजिस्टेंस का जो रेशियो है वो 1:4 है, तो करंट का जो रेशियो होगा वो 4:1 होगा। तो हमें 100 एम्पेयर को 4:1 में डिवाइड करना है। तो 100 एम्पेयर को 4:1 में डिवाइड करोगे तो 80 एम्पेयर ऊपर और 20 एम्पेयर नीचे। कि 4:1 में कैसे डिवाइड करें? 4:1 में अगर डिवाइड करना है तो हम 4/4 + 1 100 और 1/4 + 1 100 इसी तरह से डिवाइड करते हैं ना। ये पहले सेंटर ऑफ मास वगैरह में रेशियो वगैरह कई बार बता चुका हूँ, ठीक है। तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम, इतना तो कोई भी कर लेता है, तुम लोग आसानी से कर लेते और करके आंसर बता दिया। अब मैं इससे थोड़ा एक स्टेप आगे जा करके, अच्छा ये जो रिजल्ट हमने निकाला है ना, 2 रेजिस्टेंस है तो उसके लिए तो रेशियो लेना, इनवर्स रेशियो लेना आसान है। ये तो वोल्टेज वाला आ गया, कहाँ गया करंट वाला? हाँ, 2 रेजिस्टेंस है तो उनके लिए इनवर्स रेशियो लेना आसान है, ठीक है। अगर मान लो मैं तुमसे यही क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछता, अब टेस्ट करता हूँ कि कितने लोग इसको, एक तरीके केसीएल केवीएल तो अप्लाई कर ही सकते हो हमेशा, तो वो तो अभी मैं उसमें इंटरेस्टेड नहीं हूँ। मैं बता दे रहा हूँ तुम्हें पहले से ही कि लेटेस्ट से यहाँ पे जो करंट है, करंट 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 सो इनकी जो रेजिस्टेंसेज है, लेटेस्ट से ये 2 ओम है, 4 ओम है, ये 2 ओम है, ठीक है। और इससे टोटल करंट मैं बता दे रहा हूँ, ये 80 एम्पेयर है। तो कितना कितना करंट तीनों ब्रांच में जाए, बताओ जरा। करंट डिवीजन रूल ही ट्राई करना है। थर्टी टू, ओके ओके, ठीक है। तुम लोग कैसे आंसर बता रहे हो, मतलब कैसे सॉल्व किया है, क्या अप्लाई किया है? रेजिस्टेंस का रेशियो तो ठीक है, 1:2:1 है। तो करंट का रेशियो क्या होगा? ये बिल्कुल प्योर मैथमेटिक्स है, इसमें तुम लोग अच्छे से तभी समझ पाओगे अगर तुम्हें मैथमेटिक्स का थोड़ा बहुत ज्ञान है, न्यूनतम ज्ञान है। अच्छी मैथमेटिक्स का न्यूनतम ज्ञान, यानी बेकार मैथमेटिक्स का अधिकतम ज्ञान। तो अगर तुम लोगों का आंसर ये है कि इसमें 20 एम्पेयर होगा, 40 एम्पेयर होगा और इसमें 20 एम्पेयर, ये तो सरासर गलत होना चाहिए।
क्योंकि जो रेजिस्टेंस का रेशियो है उसी रेशियो में तुमने करंट को डिवाइड कर दिया। और पैरेलल कॉम्बिनेशन ऐसा होता नहीं। तुम कहना चाह रहे हो कि 4 ओम ज्यादा रेजिस्टेंस है तो उसमें ज्यादा करंट होगा, कम रेजिस्टेंस है कम। ये तो रेजिस्टेंस की डेफिनेशन के ही अगेंस्ट है। जिसमें ज्यादा रेजिस्टेंस है उसमें तो कम करंट होना चाहिए। तो करंट डिवाइड होगा कैसे, अपने कैसे सॉल्व किया हमें पता नहीं, लेकिन एक तरीका है, मतलब बहुत सारा मेथड है। एक तरीका तो तुम ऐसे सोचते कि ये कर सकते हैं कि तुम ऐसे सोच सकते थे कि ये कर सकते हैं कि एक काम करते हैं, इन दोनों का इक्विवेलेंट ले लेते हैं। एक तरीका, मतलब इन दोनों जो ये दोनों जो रेजिस्टर्स है ना, उनको रिप्लेस करके एक रेजिस्टर लगा देते हैं। तुम बोलते कि हमारी जो सर्किट है ना, ये बीच वाला रेजिस्टर तो 4 ओम वैसे ही है, ठीक है, 4 ओम तो वैसे ही है, यहाँ से 18 ओम, लेकिन ये 4 ओम तो पहले की तरह है, लेकिन ये दोनों रेजिस्टर्स ना मिल करके एक रेजिस्टर बन गए। और इन दोनों की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, तो 1/R1 1/R2 से निकालोगे, वो कितना होगा, वो 1 ओम की इक्वल होगा। ठीक, इसको अगर सिर्फ 2 रेजिस्टर्स है तो उसके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस वो जो 1/R1 वाला है वो इस फॉर्म में आ जाता है, R1R2/R1+R2 कि जब इनवर्स लेते हो तो वो 1 ओम की इक्वल हो जाए। ठीक है, तो इसको जो है यहाँ पर तुमने लगाया, ये 1 ओम हो गया। अब तुम सोचोगे, अब तो हमारे पास 2 ही रेजिस्टर्स है ना, और 2 रेजिस्टर में करंट कैसे डिवाइड होता है हमें पता है। ठीक है, 2 रेजिस्टर में कैसे करंट डिवाइड होता है पता है, वो रेजिस्टर्स के इनवर्स रेशियो में होता है। इनवर्स रेशियो का मतलब है 1:4 में डिवाइड करेंगे। और 1:4 में कैसे कैसे डिवाइड होगा, तो इसमें 1:4 का मतलब है 1/5 टाइम्स 80, और ये है 16 एम्पेयर। ठीक है, अगर इसमें 16 एम्पेयर जा रहा है तो बाकी बचा जो करंट है 16 के अलावा बाकी बचा 64, तो 64 एम्पेयर बाकी से जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद अब हमें बीच वाले के अक्रॉस करंट पता चल गया। ठीक है, और बाकी इन दोनों को मिला करके जो टोटल करंट है वो पता है। ठीक है, मैं कह रहा हूँ कि हमें 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट है वो पता चल गया कि 4 ओम है, और इसके अक्रॉस हमें पता चल गया कि 16 एम्पेयर करंट है। और ये जो 1 ओम है इसके अक्रॉस भी करंट पता चल गया, लेकिन ये 1 ओम नहीं है। वो एक्चुअली जो 1 ओम है ये ब्लैक बॉक्स में था, इसमें असल में 2 रेजिस्टर थे। यहाँ पे एक 2 ओम था और दूसरा 2 ओम था, ये दोनों मिल करके ना 1 ओम बने थे। अब इससे हमें पता चल गया 64 एम्पेयर। तो अब तुम इसके बाद बोल सकते हो कि इसमें से जो 2 ओम है, इसमें से इंडिविजुअली कितना कितना करंट जाएगा, तो फिर से दोबारा एक बार करंट डिवीजन रूल अप्लाई कर दो। या तो ऐसा कह सकते हो, क्योंकि दोनों 2 ओम है तो सिमेट्री से, कोई लॉ की जरूरत नहीं है, सिमेट्री से कह सकते हैं दोनों में अलग अलग करंट नहीं हो सकता, तो आधा आधा करंट ही 32 होगा। ठीक है, तो बीच वाले ब्रांच में जैसे ही तुम्हें पता चल गया तो आगे कोई कैलकुलेशन की भी जरूरत नहीं है इस क्वेश्चन में। तुम बिल्कुल कॉमन सेंस से कह सकते हो 16 एम्पेयर, अगर इस सर्किट में तुम कॉमन सेंस से कह सकते हो कि अगर 4 ओम के अक्रॉस कितना करंट पास कर रहा है वो पता चल गया, ये 16 एम्पेयर है, तो बचा जो 64 है उनको इन दोनों में जाना है, दोनों इक्वल रेजिस्टर्स हैं तो दोनों में अलग अलग होगा नहीं, यानी 32 एम्पेयर 32 एम्पेयर। ठीक है, एक तरीका तो ये था फिजिक्स यूज करके। दूसरा, मैथ्स भी यूज करके तुम इसको सॉल्व कर सकते थे। तुम बोलते हैं कि क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन है तो 100% कंफर्म है कि इन तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो करंट का रेशियो होगा वो रेजिस्टेंसेस के रेशियो के इनवर्स में होगा। तो दो क्वांटिटीज होती है तो उनका रेशियो तुम्हें समझ में आता है, लेकिन यहाँ पे 3 क्वांटिटीज है, तो हम बोलेंगे कि R1:R2:R3। ये क्वेश्चन में गिवन है, ये है 2:4:2, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं 1:2:1। ठीक है, तीनों का ये तीनों जो है ना 1:2:1 में। अब हम करंट डिवीजन रूल से कहेंगे कि जो भी रेजिस्टर्स का रेशियो होता है, ठीक है, हमेशा वो, मतलब करंट का जो रेशियो होता है वो हमेशा रेजिस्टर्स के इनवर्स है। तो इनवर्स रेशियो का मतलब जो भी रेशियो है ना उसका इनवर्स कर दो,
और इनवर्स यहाँ पर करने का मतलब सबका इनवर्स लेते जाओ, ये 1/2 और ये 1/1, और ये जो रेशियो है ये और कुछ नहीं है, ये 2:2, या तो इसको ऐसा लिख सकते हो कि 1:1/2 में है, ठीक है, या तो ये रेशियो 2:1:2 में, तो तुम्हें इस रेशियो में डिवाइड करना है, 2:1:2 में 80 को डिवाइड करना है। कैसे डिवाइड करोगे? ठीक है, अब ये रेशियो मुझे लगता है मैथ से तुम्हें सिखानी पड़ेगी। मतलब ये 2 नंबर्स का रेशियो आता था तुम्हें, ये 3 नंबर्स का रेशियो या प्रोपोर्शन जो है, अगर इस प्रोपोर्शन में तुम्हें 80 को डिवाइड करना है तो हम लिखेंगे 2 अपॉन टोटल सम, ठीक है, टोटल सम कितना है 2 + 1 + 2 टाइम्स 80, गुड, फिर 1 अपॉन 2 + 1 + 2 80, ठीक है, इस 2 अपॉन 2 + 1 + 2 80, और ये कितना होगा, इसको सिंप्लीफाई करोगे, ये 32 is to 64, सॉरी 16 to 30। पहले भी यही काम कर रहे होते थे हम। मान लो रेजिस्टर्स का रेशियो कहीं पर, मान लो रेजिस्टर्स का रेशियो 1:2 आया, तो करंट का जो रेशियो है ना I1:I2, वो इसके इनवर्स में कैसे आता था, इनवर्स में 1/1 is to 1/2, और ये जो 1/2 है, 1/2 है, वो 2:1 होता है। इसको बिल्कुल इग्नोर कर दो, अगर मैथ्स पे थोड़ा अभी की स्टेज में, मतलब ये रेशियो वाला पार्ट तुम्हारा थोड़ा सा वीक है, तो इसको तुम लोग अभी बिल्कुल इग्नोर कर दो, नहीं तो तुम लोग से घबरा सकते हो। वैसे कोई है जिसको कि ये रेशियो वाला पार्ट बहुत ही डिफिकल्ट लग रहा है, सोच रहा है कि ये है क्या, ये तो पहली बार मैंने सुना है 3 टर्म्स का रेशियो, कोई ऐसा तो नहीं है ना? गुड 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 गुड, ठीक है, क्वेश्चंस। ठीक है, मेरी जिद है कि हम 3 पॉइंट्स आज कवर कर ही लेंगे रेजिस्टर्स की, तीसरा पॉइंट भी मैं कवर करना चाहता हूँ, अगर तुम लोग हेल्प करो तो। ठीक है, तो अभी कुछ क्वेश्चंस हम ले लेते हैं और उसको जल्दी जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। जैसे पहले टाइप का क्वेश्चन ऐसा होगा कि उसमें सारे रेजिस्टर जो है ना सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन आई जाए, ठीक है, तो तुम्हें बस यही देखना है कि कौन कौन से सीरीज में, उसमें सीरीज वाला फॉर्मूला लगाओ, जिसमें जो पैरेलल में पैरेलल वाला फॉर्मूला लगाओ, और ओवरऑल फाइनली सबको सिंप्लीफाई करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर लो। ठीक है, तो हमारे पास मान लो कुछ इस तरह का सर्किट है, ठीक है, अच्छा देखते हैं, देखते हैं। ठीक है, तो ये 2 पॉइंट्स दिए गए हैं, ए और बी। ये सबसे सिंपलेस्ट क्वेश्चन होता है, बचपन में तुमने बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस किए होंगे। ये वैल्यूज में लिखते जाता हूँ, ये मान लो 10 ओम है, ठीक है, ये मान लो 3 4, मान लो 12 ओम है, ये 6 ओम है, 4 ओम है, 8 ओम है। ठीक है, कैलकुलेट करके बताओ 1 मिनट में। सबसे पहले किसका आंसर आया?
नहीं नहीं नहीं, तुम लोग क्या कर रहे हो? पांडे जी, आपका क्या है आंसर? चुलबुल पांडे। 14। ओके गुड। ठीक है, सही है, तुम लोगों ने सही सॉल्व किया है। बाकी लोगों ने नहीं किया है क्या सॉल्व? देखो, सबसे पहला इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करिए। सबसे पहला पॉइंट तो ये जरूरी है कि ये देखो कि हम किन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। जब वो दोनों टर्मिनल्स नहीं पता होंगे जिनके बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तब तक हम ये डिसाइड ही नहीं कर सकते कि रेजिस्टर सीरीज में है या पैरेलल में। ठीक है, जैसे मैं एग्जांपल देता हूँ। मान लो तुम्हें इस तरह से 3 रेजिस्टर है। ठीक है, अगर मान लो ये ए और बी, इन दोनों के बीच में बोला जाए कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए जो R1 R2 है ना, ये इसको 2 4 और ये 6 है। इन दोनों के लिए ये 2 और 4 जो है ना, ये सीरीज में कहलाएंगे और उसके साथ 6 पैरेलल में। लेकिन मान लो मैं कह रहा हूँ कि ए और बी के बीच में नहीं कैलकुलेट करना है, ए और मतलब ये इन दोनों के बीच में कैलकुलेट करना है, ए और बी के बीच में। अब 2 और 4 सीरीज में नहीं है। इस बार कौन कौन से रेजिस्टर सीरीज में है बता सकते हो? अगर इन दोनों पॉइंट्स के बीच में ऐसे नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है, तो इस बार 4 और 6 ये दोनों सीरीज में है। इतना एटलीस्ट समझ में आना चाहिए, नहीं तो मुझे बताओ। ठीक है, अगर ये पॉइंट क्लियर है तभी कुछ आगे सोच सकते हैं। ये तुम लोगों को देख के समझ में आ रहा है ना कि ये यहाँ पर 4 और 6 बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन, इनका एक कॉमन है, दो अलग अलग पोटेंशियल पे है, तो ये सीरीज इसके अंदर सेम करंट जाएगा। ये 4 और 6 सीरीज में है, तो इनका इक्विवेलेंट लोगे और फिर इसको 2 के साथ पैरेलल में लगाओगे। ठीक है, तो हमें नेटवर्क पता है, तो नेटवर्क को देख करके ये क्लियर है कि यहाँ पर 12 और 6 कैसे पैरेलल कॉम्बिनेशन में है, तो इनको एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, और ये कितना होगा, कितना, सॉरी 4 ओम। ठीक है, तो इसको हटाएंगे, इसको हटा दिया और एक रेजिस्टर लगा दिया, कितना, 4 ओम। अब उसके बाद क्या करेंगे, उसके बाद फिर से नेटवर्क को देखेंगे। इस बार देख सकते हो कि ये दोनों जो रेजिस्टर्स है ना, अब सीरीज में आ गए। अगर सीरीज में आ गए तो इनको हटा करके एक रेजिस्टर लगाएंगे 8 ओम। तो इसको हटाया, हटा करके एक रेजिस्टर लगा दिया और इसकी रेजिस्टेंस है 8 ओम। अब सर्किट को देखोगे तो ये जो 10 ओम है ना, वो तो 8 के साथ सीरीज में नहीं है। ठीक है, या नीचे वाले 8 के साथ नहीं, तो लेकिन ये दोनों 8 और 8 ये 100% पैरेलल में है, क्योंकि इन दोनों के जो एंड पॉइंट्स हैं वो सेम पोटेंशियल पर है। तो इनको रिप्लेस कर देते हैं और सिंगल रेजिस्टर से रिप्लेस करते हैं, जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो जब भी सेम रेजिस्टर होगा तो तुम देख ही सकते हो कि वो पैरेलल में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस इनका हाफ हो जाएगी, ये 4 की इक्वल होगा। ठीक है, तो ये 4 ओम और टोटल रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 14 ओम, ए और बी के बीच में। ठीक है, अब कर लोगे? ठीक है, तो एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। एक और क्वेश्चन ले लेते हैं। ठीक है, तो हमारे पास कुछ ऐसा ऐसा नेटवर्क है। इसको मैं थोड़ा रफ ही बनाता हूँ, थोड़ा रफ हो जाए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
ठीक है, ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताओ, ये दोनों पॉइंट्स हैं। ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस का मतलब होता है कि अगर हम इन दोनों के बीच में बैटरी कनेक्ट करते हैं तो कितना करंट पास करता है ना। हमें इन दोनों पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई है, कैलकुलेट करो। क्या ठीक है पांडे जी, आपका जवाब फिर से सही है। अरे बताओ जल्दी। बाकी लोग सॉल्व नहीं कर रहे हैं क्या? ठीक है, इसको सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। ए और बी के अकॉर्डिंग अगर हम सर्किट को एनालाइज करेंगे तो इसमें हम सोचेंगे क्या ये दोनों, नहीं नहीं ये तो कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, ये दोनों नहीं नहीं ये कोई सीरीज पैरेलल में नहीं आ रहा है। ठीक है ये नहीं, लेकिन इन दोनों रेजिस्टर्स को हम देख करके और बाकी के बारे में नहीं, लेकिन इन दोनों के लिए हम श्योर होकर बोल सकते हैं कि ये दोनों बिल्कुल सीरीज कॉम्बिनेशन में, सीरीज में है तो इनको एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, 2 है 2 प्लस 2 4। तो इनको हटाओ यहाँ से और इनकी जगह एक रेजिस्टर लगाओ, ठीक है, जिसकी रेजिस्टेंस हो गई 4। ठीक है, अब फिर से ये 4 और 4 पैरेलल में आ गए और पैरेलल में है, इसका मतलब इसको भी एक रेजिस्टर से रिप्लेस कर सकते हैं जिसकी रेजिस्टेंस कितनी है, अरे 4 और 4 की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी होगी, पैरेलल में है तो 2 ओम। वेरी गुड, तो ये दोनों हट करके यहाँ पर आ गया 2 ओम। ठीक है, अब जैसे ये 2 ओम को कनेक्ट करेंगे ये दूसरे 2 के साथ सीरीज में चला जाएगा और ये सीरीज में 2 और 2 फिर कितने हो जाएंगे, 4 ओम। ये हो गया 4 ओम। जैसे ये 4 ओम आएगा ये अगले 4 के साथ पैरेलल में, 4 और 4 पैरेलल में कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो इनको हटाओगे और इसकी जगह एक रेजिस्टर लगाओगे, ये हो जाएगा 2 ओम। और फिर से 2 और 2 सीरीज में, ये हो गया ये कितना हो गया, ये हो गया 4 ओम। और ये 4 और 4 पैरेलल में, तो तुम्हारा आंसर होगा ए बी के बीच में, ये होगा आंसर। लेकिन मान लो, चलो मैं फिर से इस चीज को, ठीक है, कि क्यों ये सबसे पहले जरूरी है कि तुम सर्किट में ये देखो कि किन पॉइंट्स के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, मान लो ये इस पॉइंट के, ये जो बी पॉइंट है ना इसके अक्रॉस नहीं, हमें मान लो यहाँ पर बी पॉइंट दिया, इन दोनों के बीच में सेम नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछा गया है। इस बार कैलकुलेट करो इन दोनों के बीच में क्या नेटवर्क के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस सेम आएगी, सेम कैसे आएगी, इन इन दोनों, अगर यहाँ पे हम बैटरी लगाते हैं इसमें जो करंट, और यहाँ पे अगर बैटरी लगाते हैं इसको हटा करके यहाँ बैटरी लगाते हैं, तो इन दोनों केसेस में क्या सेम करंट इससे पास होगा, मतलब इन दोनों केसेस में नेटवर्क एक ही जैसा है क्या, वो तो ऑब्वियसली अलग होगा ना। तो ए, ठीक है, तुम देख सकते हो कि अभी तो तुम्हें एग्जांपल लेके बताया कि नेटवर्क मतलब अगर ये टर्मिनल्स चेंज हो गए
तो टर्मिनल्स चेंज होने के बाद जो सीरीज में थे वो हो सकता है वो पैरेलल में चलेगा, जो पैरेलल में हो सकता है सीरीज में आ जाए। ठीक है, तो नेटवर्क पहले देखना, नेटवर्क जो मतलब सॉरी टर्मिनल हमें देखना है, और टर्मिनल डिसाइड करता है कि रेजिस्टर सीरीज में है या नहीं है। हम वोल्टेज मतलब किन पॉइंट्स के बीच में हमें पोटेंशियल, किन पॉइंट्स के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, ये डिसाइड करता है कि इक्विवेलेंट सॉरी कौन सा रेजिस्टर सीरीज में होगा, कौन सा पैरेलल में होगा। ठीक है, 2 दिन से बिल्कुल मैं, मुझे लगता है 2-4 घंटे ही सो पाया हूँ, तो दिमाग कुछ भी अगर बोल दूं तो थोड़ा मुझे याद दिला देना। ठीक है, अच्छा, नहीं सोने का मतलब ये मत सोचना कि टेंशन की वजह से या डिप्रेशन की वजह से नहीं सो पा रहा हूँ, मतलब कुछ काम ऐसा हुआ कि ठीक है मुझे टाइम नहीं मिला सोने का, ट्रैवलिंग की वजह से या और दूसरी वजह से ऐड अप हो गया। एनीवे, ए और बी के बीच में कैलकुलेट करना, फिर से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे फिर से ये 2 और 2 जल्दी जल्दी बता रहा हूँ, अगर अगर कहीं पर डाउट होगा तो उसी टाइम में मुझे रोक देना। ट्रैवलिंग तो मुझे बहुत पसंद है, लेकिन तब तक जब तक कि वो हरासमेंट ना हो। ठीक है, तो ये दोनों 2 और 2 4 ओम हो गए, और फिर ये 4 और 4 ये दोनों पैरेलल में आएंगे। हाँ पैरेलल में आएंगे, तो इनको हटाओ और इनके अगेंस्ट एक रेजिस्टर, ये आ गया 2। अब फिर से देखेंगे ये 2 और 2, ये 2 और 2 सीरीज में आ गए, तो इनको हटाएंगे, ये हो गया 4 ओम। लेकिन अब ये 4 जो है ना, 4 और 4 इस बार फिर से यहाँ पर पैरेलल में आएंगे, तो पैरेलल में कर लेते हैं, चाहो तो करो चाहो तो चलो इसको पैरेलल में कर। ये 4 और 4 पैरेलल में आ गए और ये हो गया 2। लेकिन अब ये 2 और ये 2 सीरीज में नहीं आएंगे। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में है। ठीक है, और ये दोनों सीरीज में, तो इनकी जगह हम लगा देंगे क्या 6 ओम, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी होगी 2 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 2 प्लस 6। ठीक है, तो ये वैल्यू आ रही है कितनी 12 अपॉन 8, जो कि 4 सॉरी 12 अपॉन 8 3 अपॉन 2 1.5 ओम की इक्वल है। ठीक है, कोई प्रॉब्लम है इसमें? ठीक है, अच्छा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा कि अगर ये दो पैरेलल में है रेजिस्टेंस, तो हालांकि फॉर्मूला तो यही है 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, लेकिन इसको तुम R1 प्लस R2 अपॉन R1 R2 लिख सकते हो कि एलसीएम लेकर के, और फिर इसको इन्वर्स लेकर के तुम्हें पता चलेगा कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2, ये तुम्हारा फॉर्मूला ही होगा। लेकिन ये तभी आप अप्लाई करोगे जब सिर्फ पैरेलल में सिर्फ 2 रेजिस्टर्स, अगर 2 से ज्यादा होंगे और सबके लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एक बार में लिखना है, तो वो उसके लिए तुम्हें R1 बाई R1 1 बाई R2 1 बाई R3 इसी तरह से निकालना पड़ेगा, और उससे तुम्हें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की इनवर्स वैल्यू पता चलेगी। लेकिन अगर सिर्फ 2 है तो तुम जल्दी करने के लिए R1 R2 R1 प्लस R2 लिख सकते हो। ठीक है, ठीक है, दूसरा पॉइंट कि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, हालांकि ये याद करने की बाउंडेशन तो नहीं है, लेकिन मैं समझता हूँ कि अगर मान, क्योंकि ये बहुत कॉमन है, तो इसका जो रिजल्ट अगर याद रहेगा तो मेरे हिसाब से ज्यादा, अगर मान लो हमारे पास 2 रेजिस्टर्स हैं और पैरेलल में, 2 रेजिस्टर्स पैरेलल में, लेकिन ये दोनों रेजिस्टर्स 1:2 के रेशियो में है, मतलब एक R है और दूसरा 2R। ठीक है, एक R है दूसरा 2R है। अगर इस तरह का पैरेलल कॉम्बिनेशन है, ऐसे तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेजिस्टेंसेस की वैल्यूज कुछ भी हो सकती है, लेकिन मान लो तुम्हारे पास ऐसा कॉम्बिनेशन है, ठीक है, 2 रेजिस्टर्स के पैरेलल कॉम्बिनेशन का, जिसमें कि 1:2 में है, मतलब उसमें से जो एक रेजिस्टर है वो दूसरे का डबल है। अगर ऐसे रेजिस्टर्स की इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, तो तुम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालोगे R1 R2
अपॉन R1 प्लस R2, ये वैल्यू होगी 2R² CR, और ये वैल्यू होगी 2R अपॉन 3। तो तुम देख सकते हो कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में एक रेजिस्टर दूसरे का डबल है, तो जो बड़ा रेजिस्टर है ना, जो लार्जर रेजिस्टेंस है, उसके 1/3 के इक्वल इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी डायरेक्टली। अगर दोनों रेजिस्टेंस ऐसे हैं कि उसमें से एक दूसरे का डबल है, या ऐसा कह सकते हो कि एक दूसरे का हाफ है, ठीक है, तो इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस में फॉर्मूला अप्लाई करने की जरूरत है, डायरेक्टली इसमें से जो लार्जर रेजिस्टेंस है उसका 1/3 ले लो, यही इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी। तो कई बार ये जो रूल है वो बहुत हेल्पफुल हो जाता है। अब एक दो एग्जांपल से मैं मान लो ये 1 ओम है, ये 2 ओम है, और पूछा जा रहा है इनकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो, तो डायरेक्टली तुम बोलोगे इसमें से बड़ा रेजिस्टर कौन सा है, 2 ओम, तो 2/3 आंसर होगा, ठीक है। मान लो तुम्हें क्वेश्चन में कहा गया कि अभी अभी तो आया भी था, अभी ये मान लो 12 ओम है और हमने इसको कैलकुलेट, एक 6 ओम है, एक जो है दूसरे का डबल है, ठीक है, तो जो लार्जर रेजिस्टर है ना, उसका 1/3 ले लो, तो कितना आएगा, 4 ओम, ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, ठीक, इसको ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें तुम में से कोई ऐसा तो नहीं जो बहुत हरी में है, क्योंकि ये वाला इन सारे क्वेश्चन में से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को तुम लोग अच्छे से सॉल्व करो, फिर घर जाकर के चैन की नींद सो, ठीक है, वरना तुम लोग के घर पे केबल टीवी चलता है क्या, उसमें क्राइम पेट्रोल देखते हो क्या, देखा है तुम लोगों ने? अच्छा, तो उसमें हॉस्टल में क्राइम पेट्रोल चलता है? अच्छा, बचपन में तुम लोग देख करके बड़े हो। अच्छा छोड़ो, अभी पहले इसको सॉल्व, मान लो ये आर है 1 ओम, ये हमारा सर्किट है, देख लो अच्छे से सर्किट कैसा है, और ए और बी के बीच में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करना है, कंडक्टिंग वायर से इस तरह से कनेक्ट किया गया है। ऐसा लग तो रहा था कि सीरीज में है, लेकिन इन दोनों को ना यूं कनेक्ट किया, इन दोनों को यूं कनेक्ट किया। देखो इससे रिलेटेड एक दो एग्जांपल्स बताने, और बहुत ही पेशेंस के साथ, बहुत ही हाई कंसंट्रेशन रख करके ये समझना पड़ेगा, क्योंकि ये एग्जांपल बहुत इम्पोर्टेंट है आगे की क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, ठीक, इसी पे बहुत केयरफुली देखो, पहले ट्राई करो खुद, ठीक है पांडे जी। क्या क्या है, तो आगे से एक हफ्ते में, हाँ हाँ, एक ही हफ्ते में कंप्लीट किए थे, उस टाइम में भी मैं सो नहीं रहा था, रात में भी देखता था, दिन में भी देखता था। हाँ, जब लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था ना, तो फिर क्लासेस भी नहीं थी मेरे पास, और मैं श्रीनगर में अटक गया था, क्योंकि मैं 2 दिन गाड़ी लेके वहाँ हाईवे पे पहुंचा, और वो, अच्छा, ये रिकॉर्डिंग पे है क्या, इसको हटाना पड़ेगा। तो वहाँ हाईवे पे ब्लॉक हो गया, हाईवे 2 दिन 3 दिन, और वो हाईवे पत्थर गिर गए, रास्ता बंद हो गया, और कंप्लीट लॉकडाउन हो गया, जो बॉर्डर्स थे वो क्लोज हो गए। तो मैं बहुत दुखी होकर के अकेले अपने कमरे में श्रीनगर में लॉक हो गया, लॉकडाउन में लॉक, ठीक है। तो अब उसके बाद फिर मेरे पास जियो फाइबर था, तो मैं सोचा कि इसको यूज करता हूँ। तो सबसे लंबा एपिसोड उसमें अराउंड 500 के अतुल गाजी के थे, तो फिर मैंने सोचा इसको देखता हूँ, एक दो देखे, फिर मैंने नॉन स्टॉप देखा, नॉन स्टॉप देख करके सुबह में, शाम में, रात में
और फिर मैंने सोना भी बंद कर दिया। बीच में 1-2 घंटे का ऐसे नैप हो जाता था, लेकिन सुबह शाम जब तक कंप्लीट नहीं किया फिर उसके बाद और 2-3 सीरीज थी। जब ये देख लिया, अतुल देख लिया, तो फिर तो मुझे लगा मैंने बहुत बड़ी चीज कॉन्कर कर ली थी। 500 एपिसोड्स मतलब जोक नहीं है वो। समझ लो इसको देखने में बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड करके, और जहाँ पे लगता था कि वो मतलब ऑब्वियस चीज चल रही है तो उसको स्किप करते हुए आगे देखता था। तो ये कॉन्कर कर लिया, तो उसके बाद तो फिर और सारी जो सीरीज है, मनी हाइस्ट और 2-3 ऐसी कौन कौन सी सीरीज है, ब्रेकिंग बैड, उसके कुछ स्टार्टिंग के एपिसोड्स तुम लोग भी देख सकते हो। तो वो तो 1 ही 2 दिन का खेल था मेरे लिए। अच्छा, मैं क्वेश्चन सॉल्व कर रहा था। ठीक है, तुम लोगों ने इसका आंसर नहीं दिया, इसको हम लोग ट्राई करते हैं। ठीक है, गुड, कुछ लोगों ने ट्राई किया है और आंसर आ रहा है। ठीक है, सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। इन तीनों रेजिस्टर्स को देखते हैं, और पहली नजर में बहुत लोगों को लग सकता है, तुम सोचोगे कि ये तो सीरीज में तो सीरीज में होने के लिए जैसे पहले दोनों को चेक करते हैं, इनका एक एक पॉइंट तो कॉमन पोटेंशियल पर है। ठीक है, कॉमन पोटेंशियल लग रहा है। ये जो बाकी दोनों है, बाकी दोनों अलग अलग पोटेंशियल पर होने चाहिए, लेकिन ये दोनों पॉइंट्स तो सेम पोटेंशियल पर आ गया। ठीक है, या फिर तुम ऐसे भी कह सकते हो, जो भी करंट यहाँ से चल रहा है, हम कैसे कह सकते हैं कि वो सादा करंट 1 ओम में जाएगा, उसमें से कुछ करंट डिवाइड भी तो हो जाएगा, यहाँ से हो सकता है कुछ करंट इधर चला है ना। तो ये 1 और 1 यहाँ पे सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे कोई भी रेजिस्टर आपस में सीरीज में नहीं है। ठीक है, तो वो तो कंफ्यूजन हटा दो। फिर क्या सोचेंगे कि क्या ये पैरेलल में है, तो डायरेक्टली देखने से तो ऐसा नहीं पता चल रहा है। हमें सिर्फ सीरीज और पैरेलल के लिए इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी आती है। लेकिन अगर तुम में से कोई समझदार है, तुम सोचोगे अगर डाउट हो रहा है सीरीज में है या पैरेलल में, तो ऐसा करते हैं ना, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, केसीएल, इसमें बैटरी लगाओ, करंट देखो और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करो। ऐसे तो कर ही सकते हो। ठीक है, लेकिन इसको सॉल्व करने के लिए तुम्हें तुम्हें अपनी जो इस सर्किट को जो है और ज्यादा क्लोजली देखना पड़ेगा। बहुत ही और ज्यादा इस सर्किट को देख करके और ज्यादा, ठीक है, कंसंट्रेशन के साथ सोचने की कोशिश करो ये सर्किट एक्चुअली है कैसे। तो इसको समझाने के लिए मैं ऐसा करता हूँ। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, बहुत लोग जो है मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कह रहा हूँ कि लेटेस्ट से ये वाला जो पॉइंट, इसका सबका पहले नाम दे देते हैं ताकि थोड़ा समझाना आसान हो। ये वाला जो पॉइंट है ना, ये एक्स है, लेटेस्ट से ये दूसरा पॉइंट वाई है। सॉल्व करने के लिए सर्किट को मैं थोड़ा रीड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है, थोड़ा मॉडिफाइड फॉर्म में। मतलब सर्किट को चेंज नहीं कर रहा हूँ, लेकिन लेटेस्ट से सबसे पहले जो ये बीच वाला जो रेजिस्टर है ना, उसी को ड्रॉ करता हूँ। बहुत ही केयरफुली देखोगे, सबसे जो बीच वाला रेजिस्टर है उसको ड्रॉ कर रहा हूँ। ठीक है, ये एक गेम की तरह है। ठीक है, तुम कब तक तुम चेज कर पाते हो। ठीक है, मैं सेम डायग्राम बना रहा हूँ। अब कहाँ तक तुम मेरे साथ चल पाते हो और बिल्कुल हाँ अग्री करते हो कि दोनों डायग्राम सेम है। ठीक है, पहले ये एक्स वाई के बीच वाला रेजिस्टर, ये वाला जो रेजिस्टर है उसको ऐसा ही ड्रॉ कर दिया, और बाकी पार्ट भी चलो इसके राइट में ये वाला जो पार्ट है ना, इसको भी एज सच हम ड्रॉ कर देते हैं। तो इसके बाद ये 1 ओम और एक 1 ओम रेजिस्टर है। ठीक है, सॉरी, ये 1 ओम और एक रेजिस्टर है, और ये एक्स के साथ ही कनेक्टेड है। ठीक है, अभी मुझे तुम लोग हंसी मत दिलाओ, थोड़ा इसको कंप्लीट करने दो। अच्छा, ये वाला जो पार्ट है ना, ये तो यहाँ तक तो हमने ऐसे ही बना लिया। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है बिल्कुल एज सच वैसे ड्रॉ कर लिया। अब इसके बाद जो बचा हुआ पार्ट है, यानी कि कौन सा पार्ट, इधर वाला जो पार्ट है, ये पार्ट, ये जो पार्ट है, इसको मैं थोड़ा रीड्रॉ कर रहा हूँ। और मैं कह रहा हूँ कि ऐसा करते हैं ना, थोड़ा सर्किट
थोड़ा स्ट्रेच लग रही है, ऐसा करते हैं कि जो ए पॉइंट है ना, ए पॉइंट है, इसको होल्ड करके थोड़ा सा इधर की तरफ ना ऐसे करके इसको पुल करते हैं। ठीक है, वायर की सर्किट है तो सर्किट को थोड़ा बहुत अगर फोल्ड कर देते हो, मोल्ड कर देते हो तो कोई डिफरेंस नहीं आता है, क्योंकि सर्किट के अंदर जो रेजिस्टेंस की वैल्यू वो करंट डिसाइड करती है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो मैं कह रही हूँ जो ए वाला पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा ऊपर ऐसे खींचते हैं तो कुछ चेंज कैसा दिखेगा, मैं चाहता हूँ कि तुम लोग भी अप्रिशिएट करो कि ये जो ए वाला पॉइंट है ना, ये कुछ यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, मैं इसको चाहता हूँ तुम लोग विजुलाइज करो। और ये ए से ना एक पॉइंट वाई पे कनेक्टेड है, तो मतलब ए से एक कंडक्टिंग वायर ऐसे वाई पे कनेक्टेड है। अब कितने लोगों को लग रहा है कि ये दोनों सर्किट अलग अलग है? ये बिल्कुल सेम सर्किट है, बस ये जो पॉइंट है ना, इसको थोड़ा सा पुल कर लिया है। इसमें कोई प्रॉब्लम है क्या? ठीक है, तो मैं क्या इसको यहीं पर मत रुको, इसको और आगे ले जाओ। ठीक है, और आगे ले जाएंगे तो तुम गेस कर सकते हो कि ये थोड़ी देर के बाद ये जो है यहाँ पर आ जाएगा, फिर और थोड़ी देर यहाँ पर आ जाएगा, तो हम यहाँ पर ले आते हैं। ठीक है, तो तुम समझ सकते हो इसको पुल करने के बाद ना ये रेजिस्टर हमारा ए पॉइंट यहाँ पर आ गया है, और इसके साथ जो कंडक्टिंग वायर है, तो यहाँ पर नहीं, हाँ, मैं क्या कर रहा हूँ ना, ए पॉइंट को यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ ला रहा हूँ, यहाँ, और फाइनली ए पॉइंट को लाते हुए इस वाई पॉइंट के साथ ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और मेरा कहना है क्योंकि ए और वाई को हमने कंडक्टिंग वायर से कनेक्ट किया है, तो ए का पोटेंशियल और वाई का पोटेंशियल अलग अलग नहीं है। और अगर ए और वाई का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है, तो इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो क्या डिफरेंस आएगा सर्किट में? पहले भी ए 10 वोल्ट पर था और वाई 10 वोल्ट पर था, ज्वाइन कर दिया, अभी भी दोनों 10 वोल्ट पर है। ठीक है, तो हम इसको पुल करके ना, इसको ऐसे फोल्ड करके यहाँ से वाई पॉइंट के ऊपर ऐसे करके ओवरलैप करा देते हैं। तो मैं चाहता हूँ कि तुम इसको अप्रिशिएट करो कि ये जो रेजिस्टेंस 1 ओम है ना, ये वाला पॉइंट जैसे उठा के लाएंगे ना, तो पलट करके जो जो एक्स वाई के बीच वाली रेजिस्टर है उसके साथ कुछ इस तरह से, यहाँ पे वाई था पहले लेकिन यहाँ पर अब ए पॉइंट दिया गया है, तो ये वाई वाली ओवरलैप कर गया है। इसको तुम चाहो वाई लिखो या ए लिखो, एक ही बात है। यहाँ तक कितने लोगों को यहाँ तक कितने लोगों को प्रॉब्लम है? कि मैंने बहुत धीरे धीरे बताया तो इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मैंने कुछ नहीं किया, ए को उठाया और यहाँ से धीरे 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 पुल करते हुए ये वाला जो पॉइंट है इसको यहाँ पे चिपका दिया। ठीक है, तो ये जो 1 ओम रेजिस्टर था ए और एक्स के बीच में, वो आ गया एक्स और वाई के साथ पैरेलल में। ठीक है, ठीक है, लेकिन अभी यहाँ पर भी नहीं रुकते हैं। मैं कहता हूँ अब इस बी पॉइंट को देखो, और इस बी पॉइंट और एक्स पॉइंट, बी और एक्स का पोटेंशियल बिल्कुल सेम है या नहीं? सेम है, तो मैं बी पॉइंट को धीरे धीरे आगे ला रहा हूँ। तो आगे लाने का मतलब कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया ये सर्किट, कुछ देर के बाद यहाँ पर ऐसे आ गया, कुछ देर के बाद यहाँ पर आ गया ये और ये फिर बी पॉइंट को रुकता रुकता नहीं, यहाँ से ले जाके एक्स में ज्वाइन कर देता हूँ। ठीक, क्योंकि दोनों का पोटेंशियल सेम है। तो इस बार क्या होगा पता है? इस बार क्या होगा पता है? ये वाला ए और बी के बीच में जो 1 ओम है, ये यूं ऐसे करके ना फोल्ड होकर के ऐसे करके फोल्ड होके ऐसे करके फोल्ड होकर के ना, वो फिर से ए और एक्स के बीच में चला आएगा। ए और एक्स के बीच में पैरेलल में आ जाएगा। इमेजिन कर पा रहे हो तुम लोग? इमेजिन कर पा रहे हो? तो ये वाला जो रेजिस्टर था ना, ये ऐसे जा करके क्या हुआ है, यहाँ से ये ए और ये यूं पैरेलल में आ गया। और ये जो बी पॉइंट था ना, ये एक्स पर ले आए हैं। इनफैक्ट बी और एक्स अलग अलग है ही नहीं। हमें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूछी गई थी। तुम देख सकते हो कि हमारे सर्किट में ये तीनों रेजिस्टेंस अब बिल्कुल पैरेलल में साफ साफ दिख भी रहे हैं।
थे तो हमेशा से, लेकिन थोड़ा मॉडिफाई करने से अब तुम विजुअलाइज कर पा रहे हो ये तीनों रेजिस्टेंस बिल्कुल पैरेलल में है। क्योंकि ये पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की जो वैल्यू होगी वो 1/C की इक्वल आएगी। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें? जैसे मैंने सॉल्व किया है, समझाया है, समझने में किसी को प्रॉब्लम है? इनफैक्ट यहाँ तक आने की जरूरत नहीं। अगर तुम कुछ टाइम के बाद सर्किट पर अच्छा कमांड कर लेते हो तो तुम हर रेजिस्टर को, अपनी सर्किट के हर एक रेजिस्टर को इंडिविजुअली देखो। तो x और b सेम है तो इसको यहाँ पे मैं b लिख देता हूँ, और y और a सेम है तो एक काम करता हूँ ना, x को हटा के मैं ये b ही लिख देता हूँ, ठीक है, और y को हटा के a ही लिख देता हूँ, ठीक है। अब तुम देखो तीनों रेजिस्टर्स ना, तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस जो पोटेंशियल है वो a और b है। तीनों रेजिस्टर्स के अक्रॉस सेम पोटेंशियल डिफरेंस है, तो ये तीनों रेजिस्टर्स तो पैरेलल में है ही। अगर पैरेलल में है तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पैरेलल के अकॉर्डिंग 1/3 होती है। किसी को कोई प्रॉब्लम है? नहीं है। अगर ये क्वेश्चन समझ में आ गया तो तुम्हारे पास 1 मिनट है, ये लास्ट क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करो। बस ये लास्ट क्वेश्चन है ये, चलो तुम्हारा या तो असाइनमेंट ले लो या सॉल्व कर लो। ये क्वेश्चन है, इसका आंसर बताओ। आज कुछ ज्यादा ही टाइम। कितना आया? इसमें एक पांडे जी है और एक पांडे जी का दोस्त है जो पांडे जी के बारे में सारी चीजें जानता है। ठीक है, तो फिर पहले की तरह एक्स और वाई वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ। एक्स और वाई वाला पार्ट कुछ इसी तरह से है। ठीक है, ये है एक्स, ये है वाई, ठीक है, और ये भी ठीक है। मेरे पास आंसर आ है, और ठीक है, तो यहाँ तक वाला जो पार्ट है ना ये तो बिल्कुल सेम है, ठीक है। अभी जो ऊपर वाला पार्ट है ना इसको मैं थोड़ा सा रीड्रॉ कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि तुम बिल्कुल बिल्कुल अब थोड़ा अपने डायमेंशंस, अपने होराइजन्स को और ज्यादा एक्सपैंड करो और विजुलाइज करने की कोशिश करो कि ये दोनों जो रेजिस्टर है ना, अभी मैं ऊपर वाला पार्ट ड्रॉ कर रहा हूँ, ठीक है। मैं कह रहा हूँ एक्स और ए के बीच में, एक्स से लेकर के ए के बीच में एक रेजिस्टर आता है, तो हम एक्स से ए तक जाते हैं और इसके बीच में 1 ओम रेजिस्टर आता है, ठीक है, ये 1 ओम। और फिर उसके बाद पहले एक्स से ए गए और फिर ए से वाई गए, ए से वाई जाते हैं तो ए से वाई जाने में भी फिर से 1 ओम रेजिस्टर आता है, तो यहाँ पे और एक रेजिस्टर 1 ओम है, ठीक है। हमारा सर्किट कुछ इस तरह का है। ये दोनों सर्किट बिल्कुल सेम है, ये तुम्हें पहचानना पड़ेगा, ठीक है। इमेजिन नहीं कर पा रहे हो तो कैपेसिटी डेवलप करनी पड़ेगी, बार बार देखो, बार बार सोचो, आ जाएगा। ठीक, इस पॉइंट को थोड़ा सा बस हम थोड़ा सा पुल करके आगे ले गए। अब उसी तरह से नीचे वाले पार्ट में करने की कोशिश करेंगे, बी को इधर लाएंगे, लेकिन हम देखेंगे बी और एक्स सेम पॉइंट पर है, तो हम क्या करेंगे, ये वाला जो रेजिस्टर है इसको फोल्ड करके ना, ऐसे फोल्ड करके बी पॉइंट को जो
बी पॉइंट जो है वो उसको एक्स पर ओवरलैप करा देंगे, क्योंकि एक्स और बी सेम पोटेंशियल पर है। तो जैसे ही ऐसा करेंगे तो ये वाला जो 1 ओम है वो एक्स वाई के साथ पैरेलल में आ जाएगा। ठीक है, तो ये पॉइंट जो बी वाला पॉइंट है ये चला गया है यहाँ पे कुछ ऐसे, ये बी पॉइंट यहाँ गया और उसके बीच में ये रेजिस्टर है, और ये तुम्हारा सर्किट है। तुम्हें ए और बी के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कैलकुलेट करनी है, और ये पहले की तरह ही एक नॉर्मल सा सर्किट है, सीरीज पैरेलल से सॉल्व हो जाएगा। इसमें तीनों पैरेलल में नहीं है पहले की तरह, एक्चुअली इसमें 4 रेजिस्टर है, पहले जो 3 थे वो तीनों पैरेलल में आ गए, तो वैसा इसमें नहीं होगा। अब इसको सॉल्व कर लो, कितना आएगा, ये 1 और 1 हाफ हो गया, हाफ और 1 कितना होगा, हाफ और हाफ और 1 सीरीज में है, तो ये 3/2 हो जाएगा, और 3/2 और 1 पैरेलल में आ जाएंगे, इसके साथ ये पूरा कॉम्बिनेशन पैरेलल में आएगा, 3/2 और 1 पैरेलल में आएंगे, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/5। ठीक है, ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पांडे जी का पूरा मोहल्ला पानी में डूब गया, पांडे जी डूब गए, पांडे जी मर गए, ये कौन है ये। चलो ठीक है, आज की क्लास इतना ही। ठीक है, फिर आगे पांडे जी के साथ क्या हुआ नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, मुझे भी कॉल आ रही है बहुत सारा, कुछ काम से रिलेटेड।